क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपके हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ाने व समझाने जा रहे हैं। ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ एक कहानी है और ये कहानी बहुत ही बेटा रोचक है, बहुत अच्छी कहानी है। और ये पूरी कहानी बेटा एक चिड़िया की बच्ची के ही इर्द गिर्द घूम रही है। मतलब पूरी कहानी जो है वह चिड़िया की बच्ची पर ही आधारित है। इस कहानी के बेटा कहानीकार हैं जयनील कुमार जी। पहले आप बेटा जयनील कुमार जी के बारे में जान लीजिए। उपन्यासकारों में जयनेंद्र कुमार जी का नाम विशिष्ट है। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 को कौड़ियागंज में हुआ था और बेटा इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1988 में हुई थी। इनका दूसरा नाम बेटा आनंद लाल भी था। इनके मुख्य उपन्यास है बेटा परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा व्यतीत, जयवर्धन। और इनकी बेटा मुख्य कहानियां हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़िया, पाजे इत्यादि। इस कहानी को चलिए देखिए बेटा। इस कहानी में बेटा एक चिड़िया की बच्ची है जो एक दिन उड़ते 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 बेटा बहुत दूर चली आई और कहाँ आ गई, माधव दास के बगीचे में। माधव दास जो है बेटा वह एक सेठ है जो अकेले रहता है। उसकी बहुत सुंदर सी संगमरमर की कोठी है, नौकर चाकर है, परंतु वह अकेले ही रहता है। एक दिन ये चिड़िया की बच्ची बेटा उसके बगीचे में आ गई और गीत गाने लगी। जब माधव दास ने उसके गीत को सुना और उसकी खूबसूरती को देखा तो प्रलोभित हो गया। मतलब उसे लालच आ गया। उसे लालच ये आ गया कि ये चिड़िया की बच्ची रोज आया करे, रोज मेरे बाग में रहा करे और अपनी मधुर ध्वनियों से मेरा दिल बहलाया करे। उसने बेटा माधव दास ने चिड़िया को बहुत प्रलोभन दिया, बहुत लालच दिया कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजड़ा बनवा दूंगा, संगमरमर की कोठी में तुमको रखूंगा। लेकिन बेटा चिड़िया माधव दास की बातों में नहीं आई। वह अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। उसने कहा कि मुझे तो अपनी माँ की गोद में ही सारा सुख और सारी खुशी मिलती है, इसलिए मैं तुम्हारी कोठी में, तुम्हारे बगीचे में नहीं रह पाऊंगी। माधव दास ने बेटा छल के द्वारा उसे पकड़वाना भी चाहा, लेकिन चिड़िया बेटा अपनी माँ के पास चली गई और फिर कभी माधव दास के बगीचे में नहीं आई। अब चलिए देखिए बेटा इस कहानी को। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। जो माधव दास है बेटा उन्होंने संगमरमर की कोठी बनवाई है और कोठी के सामने ही बेटा उन्होंने बहुत सुंदर सा बगीचा भी लगाया है। माधव दास को बेटा कला से बहुत ही प्रेम है और धन की कोई कमी भी माधव दास के पास नहीं है और उनको जो कोई व्यसन मतलब कोई बुराई भी उनके अंदर नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो माधव दास जी हैं बेटा उनको फूल पौधे, सुंदर कलाकृतियाँ और फव्वारे से उछलता पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। जो माधव दास है उनके पास बेटा समय भी बहुत है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, शाम जब होती है बेटा और जब गर्मी में जब दिन ढल जाता है शाम को, तो गर्मी भी क्या होती कम हो जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर मसनद के सहारे वह गलीचे में बैठते हैं। माधव दास जी जो है बेटा उनके पास समय बहुत है और जब बेटा शाम खत्म हो जाती है और गर्मी ढल जाती, गर्मी कम हो जाती, आसमान में कई रंग आ जाते हैं, तो माधव दास जी जो है बेटा वह कोठी के बाहर चबूतरे पर एक तख्त डलवाते हैं और उस पर मसनद बेटा जो है गोल तकिया होता है, तकिए कोई कहते हैं मसनद, मगर ये थोड़ा सा गोल होता है या फिर लंबाई के आकार में होता है। उसी के सहारे जो है वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं।
मतलब कि प्रकृति की सुंदरता को वह देखते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। ऐसा करके बेटा उनके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मित्र मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्सी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याली ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अगर उनके मित्र आए तब तो वह कुछ बातें करते हैं माधवदास जी, और अगर मित्र नहीं आए बेटा तो उन्हीं के जहाँ वो बैठते हैं वहीं पास में ही हुक्का रखा है, वह हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याली मतलब कि हुक्का पीते हैं, और जो शाम है उसे सपने की तरह ही गुजार देते। ये है बेटा माधवदास का जीवन। आज कुछ कुछ बादल थे। अब आज की देखिए बात क्या है कि आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जो भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। आज बेटा क्या है कि आज कुछ बादल बादल से थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश जो था उन बादलों से छन छन कर आ रहा था। माधवदास जी बेटा अपनी मसरत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी भर बेटा सारे स्वाद मिले, ऐसा कौन सा था कि स्वाद उन्हें नहीं मिला था, पर जी भर कर उन्होंने बेटा जी भर कर जीवन जिया। फिर भी क्या था, उनके जीवन में सूनापन था, जीवन में खाली खाली सा था। अब आइए बेटा पेज नंबर 68 पर। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। वह बेटा बैठे ही थे और प्रकृति की सुंदरता को देख रहे थे। तभी शाम के समय देखते देखते सामने गुलाब की ही डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। माधवदास जी बेटा बैठे थे मसनद के सहारे। तभी देखते देखते शाम के समय बेटा एक चिड़िया आई, और वह चिड़िया गुलाब की डाली पर बैठ गई। और चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा सी वह नीली भी पड़ गई थी। ऊपर से जो चिड़िया के पंख थे बेटा वह स्याह थे, स्याही कलर के थे, स्याह थे। और जो चिड़िया थी बेटा उसका सिर जो था वो छोटा था और बहुत प्यारा लगता था। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। जो कवि चिड़िया थी बेटा उसके शरीर पे चित्र विचित्र चित्रकारी भी थी, मतलब कि बहुत सुंदर थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। जो चिड़िया थी बेटा वह डाली पर तो आके बैठ गई, लेकिन उसे माधवदास की जो सत्ता थी उसका जरा भी उसे पता नहीं था कि माधवदास कितना जो है संपन्न व्यक्ति है। और मानो जैसे कि चिड़िया को जरा देर का भी आराम उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, कभी इधर फुदकती, कभी उधर फुदकती। बहुत खुश लग रही थी, और अपनी छोटी सी चोंच से बेटा वो बहुत ही मधुर मधुर प्यारी प्यारी चिड़िया आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। माधवदास को बेटा जो चिड़िया थी बड़ी ही मनमानी लग रही थी, मनमौजी लग रही थी। उसकी जो आज़ादी थी चिड़िया की बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, अब देखिए बेटा यहाँ से माधवदास को जो चिड़िया थी बेटा बहुत ही मनमौजी लग रही थी।
जो उसकी आज़ादी थी चिड़िया की, वो माधव दास को बहुत प्यारी लग रही थी। कभी वह उस चिड़िया जो थी कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर थिरक रही थी और माधव दास उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। जब देख रहे थे बेटा माधव दास तो अपना सब कुछ भूल गए थे। तब माधव दास ने चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। माधव दास ने कहा कि चिड़िया आओ, तुम बड़ी अच्छी आई हो, क्योंकि ये बगीचा तुम्हारे बिना तो सूना, ये जो बगीचा है ये तुम लोगों के बिना सूना लगता है। तुम खुशी से यह समझो कि ये बगीचा किसका है, तुम्हारा ही है और मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके मतलब बिना किसी डर के यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। चिड़िया ने जब आवाज़ सुनी बेटा तो कुछ असावधान रही। फिर उसे ये आभास हो गया कि जो बात की जा रही है वो उसी से की जा रही। अचानक चिड़िया जो है वह घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली माधव दास से कि मुझे नहीं मालूम था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ पर टिक गई थी। माधव दास ने कहा माधव दास ने कहा कि हाँ, बगीचा तो मेरा है। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है और ये कोठी भी मेरी है, लेकिन तुम इन सब को अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, और मेरा मन तो तुमसे बहुत खुश होता है। बेटा माधव दास ने चिड़िया से कहा। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करे। फिर चिड़िया ने कहा, बहुत कुछ चिड़िया को संकोच हुआ। उसे बोध हुआ, उसे मतलब यह ज्ञात हुआ कि उससे तो ये गलती तो नहीं हो गई कि जो वह इस बगीचे में आकर बैठ गई। उसका थिरकना, जो चिड़िया फुदक रही थी, थिरक रही थी, वह भी क्या हो गया बेटा, रुक गया। वह डर गई और बोली डर कर बोली कि मैं थक गई थी इसलिए यहाँ बैठ गई। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है और आप मुझे माफ कर दीजिए। अब आइए बेटा पेज नंबर 69 पर। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। माधव दास ने चिड़िया से कहा, तुम कितनी भोली हो। तुमको देखकर तो मेरा जो हृदय है बहुत खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है क्योंकि मेरे महल में कोई भी चहचहाता नहीं, और तुमको देखकर तो मेरा जी भी बहलेगा। तुम बहुत ही प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। माधव दास ने चिड़िया से कहा कि तुम ना जाओ, तुम यहीं रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ।
अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। तब चिड़िया ने कहा, जब माधव दास ने कहा कि तुम क्यों नहीं यहीं रहते, तो चिड़िया ने कहा नहीं, मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने, फूलों से बात करने के लिए मैं घर को छोड़कर उड़कर आई थी। अब शाम हो गई है और मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। मैं अभी अभी ही चली जा रही हूँ। आप कोई सोच विचार ना करें, कोई सोच ना करें। माधव दास ने कहा कहा कि प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है? तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। माधव दास ने बेटा चिड़िया को प्रलोभन दिया। कहा कि प्यारी चिड़िया, तुम पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों ओर कितनी हरियाली है, तुम्हारे चारों ओर कितना बहार है। और देखो पानी खेल रहा है, गुलाब हंस रहा है। चलो भीतर महल में चलो, देखो तुम क्या क्या वहाँ नहीं पाओगी। और मेरा दिल भी क्या है, वीरान है, मेरा दिल भी सूना है। तुम कब हंसी या वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। और देखो मेरे पास तो बहुत सारा सोना और मोती भी है। मैं तुम्हारे लिए सोने का घर बनवा दूंगा, उसमें मोतियों की झालर भी लटकेगी। तो मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और बताओ माँ के पास क्या है? तुम यहाँ सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। माधव दास ने चिड़िया से कहा। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए उस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। चिड़िया ने कहा, चिड़िया जो है माधव दास की बेटा इन बातों को सुनकर बहुत डर गई और बोलने लगे कि मैं भटक कर जरा आराम के लिए उस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। चिड़िया जो है बेटा डर गई। माधव दास की बातों को सुनकर वह डर गई और बोली कि मैं भटक कर डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। मेरी जो तुम्हारी बातें हैं मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर तो बहुत सुनहरी धूप है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, मतलब जब मैं बाहर उड़कर जाती हूँ तो मेरी माँ जो है मेरी बाट देखती है, मतलब मेरा रास्ता देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो। मैं किसकी हूँ? मैं अपनी माँ की हूँ। क्लास 7 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़िएगा। कहानी बहुत अच्छी है बेटा। जितना मैंने आपको समझाया है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जो कहानी का शेष भाग है बेटा वह भी आप पढ़ के देखिएगा कि आगे कहानी में हमारे कहानीकार ने क्या लिखा है।